नमस्कार, मैं हूं नगमा। पश्चिम बंगाल में अब विधानसभा चुनाव के आखिरी राउंड की वोटिंग होने वाली है और अब ये अंतिम इम्तिहान की घड़ी है। एक तरफ ममता बनर्जी के सामने 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी से अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है। दूसरी तरफ बीजेपी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं, क्योंकि दूसरे राउंड में जिन 142 सीटों के लिए वोटिंग होने वाली है, वहां पर बीजेपी के सामने जनाधार का संकट तो है ही, साथ ही बीजेपी को ममता के हार्डकोर पार्टी कैडर से भी दो हाथ करने हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की, जो कि कालीबाड़ी मंदिर गए हैं कोलकाता में रोड शो के पहले, वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री लगातार रैलियां और रोड शोज कर रहे हैं यहाँ पे। अगले 48 घंटे 142 सीटों पर यह तय होगा कि राज्य की सियासत स्थिर रहेगी या सत्ता बदल जाएगी। पहले राउंड में जिस तूफानी अंदाज में वोटरों ने मतदान किया, उससे बीजेपी काफी जोश में है। टीएमसी का दावा है कि काम किया है और जनता का भरोसा कायम है। दोनों तरफ से दावे बड़े हैं। सवाल यह है कि क्या जमीनी हकीकत भी उतनी बड़ी है? सवाल ये भी है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी अब खुलकर सामने आ रही है और क्या राष्ट्रीय मुद्दे राज्य के मुद्दों पर भारी पड़ रहे हैं, या फिर आखिरी चरण में मतदाता सबको चौंकाने वाला फैसला करेगा? तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं कलकत्ता से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करने वाले और उसके पहले वो कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे हैं और वहां पर जाकर उन्होंने पहले आशीर्वाद लिया है। तो कालीबाड़ी में दर्शन के बाद ही वो रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर कार्यक्रम है। उसके पहले भी जिन जगहों पर उन्होंने रैलियां की हैं, ममता सरकार पर वो ज़बरदस्त हमलावर रहे हैं। और आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त कालीबाड़ी से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए और उसके बाद उनका वहां पे रोड शो होना है। ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला रहा है। 48 घंटे बचे। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी ऋतिक हैं। ऋतिक, यहाँ पे तमाम हाई प्रोफाइल रैलियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री की रैली हुई, अमित शाह की रैली हुई, ममता बनर्जी रैली कर रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं। बस 48 घंटे बचे हैं और इस बीच में चुनावी पारा जो है वो काफी बढ़ गया है। तो हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी। आपको दिखा दें कि रोड शो से पहले प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना की ये सीधी तस्वीरें बंगाल से आ रही हैं। कुछ ही देर में उत्तर कोलकाता में, नॉर्थ कैलकाटा में यहाँ पे रोड शो होने वाला है प्रधानमंत्री का आज। ऋतिक, आप अगर सुन सकते हैं तो इस वक्त बंगाल में चुनावी सियासी गहमा गहमी अपने चरम पर है। तमाम हाई प्रोफाइल रैलियां और रोड शोज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो कुछ ही देर में होने वाला है, तो जानकारी दीजिए। प्रधानमंत्री उसके पहले कालीबाड़ी मंदिर भी गए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नॉर्थ कोलकाता पहुंचे हुए हैं और तमाम जो है कई सारे रैली को संबोधित करने के बाद अब मौका है कोलकाता में उनका रोड शो का। उससे पहले नॉर्थ कोलकाता में स्थित जो छनछनिया कालीबाड़ी मंदिर है, जिसका बहुत ही मान्यता है यहाँ पर लोगों में, खासकर पूरे बंगाल में देखा जाए तो वहाँ पर वो पहुँचते हैं माथा टेकने। उसके बाद जो है थोड़ी ही देर में उनका रोड शो होने जा रहा है। देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अब जो आखिरी चरण की मतदान और उसका आखिरी चरण की जो है कैंपेनिंग, उसमें जो देखा जा रहा है। ऋतिक, एक मिनट, हमारी सहयोगी मनोज्ञा भी जुड़ गई हैं, आपके पास वापस आऊंगी। मनोज्ञा वहीं पे मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और उनकी रैलियां हैं, रोड शो है। मनोज्ञा, इस समय कालीबाड़ी मंदिर में हैं प्रधानमंत्री, पूजा अर्चना के लिए गए हैं आशीर्वाद लेने के लिए, उसके आगे उनका रोड शो है। बताएं वहां पर इस समय का माहौल। कोई बात हुई कि नहीं, क्या बोला कि नहीं? मनोज्ञा, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंचे हुए हैं कालीबाड़ी मंदिर में। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का रोड शो होना है कालीबाड़ी मंदिर में। इससे पहले वो पूजा अर्चना के लिए गए, आशीर्वाद लेने के लिए गए और प्रधानमंत्री ने इसके पहले रैलियां भी की हैं। हमारे दो सहयोगी लगातार प्रधानमंत्री की इन रैलीज को कवर कर रहे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस रोड शो की। प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो शुरू हो चुका है और उससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है। ऋतिक और मनोज्ञा हमारे साथ जुड़े हैं जो इसके बारे में और जानकारी देंगे। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं ऋतिक, तो बताइए कि ये रोड शो कहां से कहां जा रहा है।
कोलकाता में छूने की और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, नॉर्थ कोलकाता के जिस इलाके से यानी बीके पाल क्रॉसिंग, जो कोलकाता को बारे में जो इतिहास में बसता था, उसी कोलकाता के जो है गलियों से होकर वो जाएंगे। मैं ज़रा तस्वीरों के जरिए मैं साझा करना चाहता हूँ कि देखिए तैयारी किस तरीके से है। यहाँ पर तख्तकी लगाकर जो है लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल एवेन्यू और शोभा बाजार क्रॉसिंग जहाँ से हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ी 200 मीटर की दूरी पर जो बीके पाल क्रॉसिंग है, वहाँ से होकर जो है वो जो रोड शो वो खन्ना क्रॉसिंग तक पहुँचेंगे। देखिए ये तस्वीर ज़रा देख लीजिए, महिलाओं की उपस्थिति किस तरीके से। ज़रा आपको राजनीतिक आकलन से बताऊँ तो यहाँ पर नॉर्थ कोलकाता के जितने भी विधानसभा सीटें हैं, चाहे वो काशीपुर हो, श्यामपुर, जोराशाक हो या फिर मानिकतला, इन सब सीटों के लिए बहुत ही खास है। नॉर्थ कोलकाता जो शहर के बारे में इतिहास में लिखा गया है, वहीं पर प्रधानमंत्री का आज रोड शो है। क्या अगर राजनीतिक आकलन बताए तो 2024 के चुनाव के नतीजे के अनुसार इसी नॉर्थ कोलकाता के श्यामपुर और जोराशाक इन दोनों सीटों में जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो वर्चस्व में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन जो है वो बेहद खास हो जाता है, क्योंकि तमाम जो अब कोशिश मशक्कत, चाहे एक तरफ दक्षिण कोलकाता में जो भवानीपुर महत्वपूर्ण सीट है कोलकाता के इस बार के चुनाव को बहुत ही खास कर रहा है, और जो है नॉर्थ कोलकाता भी बहुत खास कर रहा है। ये एक शख्स से बात करते हैं। चुनावी मौसम जो है राजनीतिक रंगों का है। हमारे साथ एक शख्स आया हुआ है, हालांकि वो कोलकाता या बंगाल का वोटर नहीं है, वो हैदराबाद से आए हुए हैं। क्यों भाई साहब, हैदराबाद से कोलकाता आने का क्यों ठाना? मेरा नाम शंकर, हैदराबाद से है। आई एम पीएम मोदी जी फैन। आई एम गोइंग टू पीएम मोदी जी एवरी स्टेट एवरी मीटिंग। और एक बात बोल रहा हूँ, भारतीय अभिवृद्धि, भारतीय संस्कृति का अभिवृद्धि, एक वेस्ट बंगाल का अभिवृद्धि एक भारतीय जनता पार्टी तो साध्य। ये मैं विश्वास करता हूँ, ये मैं प्रचार करता हूँ। जय भारत, जय श्री राम, जय मोदी। थैंक यू फॉर। एक जैसे रंग है। देखिए यहाँ पर महिलाओं भी है, काफी जो है महिला भी आ चुके हैं। दीदी, नॉर्थ कोलकाता में मोदी पहुंच रही है, क्या कहना चाहेंगे? दीदी, अब नॉर्थ कोलकाता मोदी पहुंच रही है, क्या नॉर्थ कोलकाता में मोदी का जो है रोड शो हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आवाज बहुत ज्यादा है, मैं समझ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी नॉर्थ कोलकाता में आज रोड शो कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या महत्व है? ये एक ऐतिहासिक पल है, सिर्फ कलकत्ता के लिए नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल के आदमी के लिए, जो भारत देश के पूरे विश्व के महागुरु हैं, वो आज इस कलकत्ता के राजपथ पर अपना परिवर्तन बहुत आवाज यहाँ पर माइक पे भी सुनाई दे रहा है। क्या वाकई संभव है इस बार, लग रहा है? पूरा परिवर्तन का लहर है। आप देख सकते हैं जनता जिस जोश में उनको वर्ण करने के लिए रोड पर खड़े हैं। परिवर्तन निश्चित क्रिया देखिए, इंतजार, और मैं तस्वीर के जरिए जरा दिखाऊंगा कि इस तरीके से बीजेपी का जो है लहर है। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि वाकई में बिल्कुल इस समय रोड पे जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे बहुत सारे समर्थक मौजूद हैं, बीजेपी के हर तरफ झंडे हैं, प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है और परिवर्तन की आवाज आ रही है। ऋतिक की एक तस्वीर आपने दिखाई। इस वक्त हम मनोज्ञा के पास भी चलेंगे। मनोज्ञा, अगर हमें सुन सकती है मनोज्ञा, आप उस जगह पे मौजूद है जहां पर कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे आशीर्वाद लेने के लिए, पूजा अर्चना की उन्होंने रोड शो के पहले, वो काली मंदिर, तो उसके बारे में जरा बताइएगा, क्यों उस काली मंदिर में गए, क्या महत्व ऐतिहासिक है इसका, और खास करके उसी मंदिर में प्रधानमंत्री गए हैं? माँ काली को कोलकाता का नेम से कहा जाता है, उन्हीं के नाम के आधार पर तो शहर का नाम रखा गया है। ऐसे में ठनठनिया कालीबाड़ी ये उत्तर कोलकाता के सबसे बड़े मंदिरों में गिना जाता है। और उसके साथ साथ माँ काली के लिए तो मंदिर क्या होता है, सिर्फ भावना होती है। क्योंकि यहाँ से रोड शो शुरू हो रहा था, यहाँ से बीके पाल एवेन्यू से होते हुए खन्ना क्रॉसिंग तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर मंदिर में क्या है इस समय। इस मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही मिनट पहले पूजा की है। अब आपको एक बात और बता दें कि इस काली मंदिर में करीब 323 वर्षों से लगातार पूजन अर्चन होता आ रहा है। इसी मंदिर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नतमस्तक होकर यहाँ से अपने रोड शो की शुरुआत की। ये पहला रोड शो है, पर आपको ये भी बता दें कि इस मंदिर में आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले देश का कोई भी प्रधानमंत्री इस मंदिर पर नहीं आया है। ऐसे में जब यहाँ पर पूजन अर्चन होता है तो उत्तर कोलकाता के लोगों के लिए न सिर्फ ये एक मोरल बूस्ट की बात हो जाती है। आप लोग थी यहाँ पर जब प्रधानमंत्री आए थे?
देखने के लिए मैं बेताब थी। देखने के लिए ही आई थी आप? नहीं, मैं एक्चुअली मैं मंदिर आप आई थी, यही दर्शन कैसा रहा? आपने देखा प्रधानमंत्री को? नहीं देखे हम। जरा सा 1 सेकंड के लिए मिस हो गया। देखा कि नहीं देखा? आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र के? ये दुख भी होता है उन लोगों को जो नहीं देख पाते हैं, पर मंदिर कमेटी के लोग हमारे साथ हैं। मंदिर कमेटी की ओर से आज क्या क्या तैयारियां की गई थी? भोग में, पूजन अर्चन में क्या रखा गया था प्रधानमंत्री? देखिए, सुबह 9 बजे हम लोग के पास खबर आया पंडित जो मोदी जी आएगा। हम लोग जितना हो सके मंदिर को साफ़ सुथरा करके हम लोग रेडी कर लिया और वो 5-5:15 बजे आ गए और यहाँ से बाहर से वो फूल माला मिठाई लेके आए हैं और माँ का जो पास पूजा दिए है पंडित जी उसको पूजा ग्रहण किया और अपना हाथ से मोदी जी आरती किया माँ का और चरणामृत भी लिया है और उसका बाद फिर वो शिव जी का पास गया है। शिव जी का मंदिर में खुद अपना हाथ से माला चढ़ाया। उसका बाद पंडित जी उसका आशीर्वाद दिया, चरणामृत दिया। फिर उसका बाद वो बाहर निकल आए। बाहर आके हम लोग का मंदिर कमेटी की तरफ से हम लोग उसको एक तो माँ का फ़ोटो प्रेजेंट किया था। वो बहुत खुशी से फ़ोटो को लिया है। कुछ बोला, कुछ बात भी हुई? हाँ, बात तो थोड़ा बहुत हुई है। हाँ, हम लोग का तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक किया है, बोला है। वो भी बोला है ठीक है। हम बोला आप आइएगा ज़रूर। बोलेगा ठीक है, माँ चाहेगा तो हम लोग फिर आएगा। जब आप यहाँ की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है, जोड़ा साको सीट पड़ जाती है, तो एक और प्रधानमंत्री के आने से इस इलाके में क्या अंतर आ रहा है? देखिए, अभी अंतर का बात तो हम लोग तो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। ऐसे यहाँ के निवासी क्या सोचते हैं? हाँ, देखिए हम पब्लिक बोलेगा क्या होगा नहीं होगा। आप तो पब्लिक हैं, आप भी तो वोटर हैं। दादा, जब आप इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस इलाके में आते देखते हैं, क्योंकि वो पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जो इस मंदिर में आए हैं, कितनी बड़ी बात है। क्या इस इलाके में कुछ असर पड़ता है उसका? पढ़ने तो चाहिए। हम लोग भी बहुत खुश है कि पहले दफ़ा देश का कोई प्रधानमंत्री आया है। इसके पहले 31 दिसंबर 2025 में अमित शाह जी आया था, वो भी हम लोग का एक बड़ा ये था। वी वर वेरी हैप्पी। तो आज सुबह जब हम लोग के पास खबर आया कि प्रधानमंत्री आएंगे तो पहले हम लोग थोड़ा घबराहट किया। जब प्रधानमंत्री आएंगे हम लोग कैसा क्या उनको स्वागत करेंगे कैसा, लेकिन देखा अपना से आपकी कोई बात हुई उनसे? नहीं, मैं देख रही थी आप मुस्कुराए। हाँ, वो उन्होंने भी मुस्कुराया, हम लोग भी मुस्कुराए। बात भी हो गई मुस्कुराहट? नहीं। उन्होंने बात किया है पुरोहित जी से, पंडित जी से बात किया है। तो माँ का घर में जो पंडित जी वो उनसे भी बात हुआ, बाबा का घर में जो पंडित जी उनसे भी बात हुआ। जी, मंदिर है और इसकी विशेषता है 323 वर्ष पुराने इस मंदिर में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने आकर पूजन अर्चन किया है। धन्यवाद आपका मनोज्ञा उस पूरे दृश्य के लिए। और आपने बताया कि कैसे पहली दफा प्रधानमंत्री वहां पर आए, कोई भी प्रधानमंत्री, और जोरासांको सीट की बात की आपने, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ये बहुत हाई प्रोफाइल और एक प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूंसी है क्योंकि इसका एक कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है। टैगोर परिवार जो रविन्द्रनाथ टैगोर का यहाँ पर घर है और जो ठाकुर बाड़ी है उसे लेकर भी बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, ऋतिक और मनोज्ञा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बंगाल का जो ये रण है उसमें इस वक्त सब लोगों ने अपनी पूरी ताकत जोड़ दी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अब 48 घंटे बचे हुए हैं इस लड़ाई के लिए। तो हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मेहमान तमाम मौजूद हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित हैं, प्रवक्ता टीएमसी, धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक झा जुड़ेंगे कांग्रेस से, जयंत घोषाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, प्रोफेसर गार्गी नंदी हैं राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी हुई। जयंतदा, पहले तो आपसे, आज प्रधानमंत्री मोदी वहां पर हैं, उन्होंने रैलीज की है, वो वहां पे ठनठनिया काली मंदिर गए हैं और वो नॉर्थ बंगाल में, नॉर्थ कोलकाता में वहां पे उनकी रैली, रोड शो हो रहा है। ठाकुर बाड़ी वहां पे मौजूद है, जोरासांको असेंबली, बड़ी प्रेस्टिजियस जगह है। प्रधानमंत्री के इस रोड शो का आप वहां पर कुछ इम्पैक्ट देखते हैं क्योंकि आखिरी 48 घंटे हैं, एक भीड़ नजर आती है और ऐसे में एक लास्ट में एक बड़ा उत्साह सा दिख रहा है, तो वोटर्स जो कुछ अनडिसाइडेड होंगे उन पे भी इसका असर पड़ता है। कि 323 वर्ष पुराने मंदिर हैं और देश के कोई प्रधानमंत्री इसके पहले नहीं आए हैं। और नॉर्थ कोलकाता जो है वो कलकत्ता का सबसे पुराने जगह है जहां 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी का को जो रेनेसा
जो नरेंद्र मोदी जी बार बार बोल रहे हैं ना कि हम लोग बंगाल के परिवर्तन करेंगे और जो लॉस्ट ग्लोरी है वो ले आएंगे, तो यही वो जगह है। और बहुत लोगों को बंगाल में पता है कि ठनठनी कालीबाड़ी में रामकृष्ण परमहंस खुद आए थे और वो बार बार इस एरिया में आते थे, उनके बहुत भक्त थे। और नरेंद्र मोदी जी हम लोग सब जानते हैं इस बार भी बेलूर मठ गए थे, जो बेलूर मठ के साथ भी ये कालीबाड़ी युक्त हैं, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस बार बार आते थे और बेलूर मठ भी रामकृष्ण परमहंस के ही शिष्य स्वामी विवेकानंद जी का है। और हम जानते हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पहली बार बने थे, उस समय भी बेलूर मठ के जो अध्यक्ष थे स्वामी अत्तस्थानंद, वो राजकोट में गुजरात में सेक्रेटरी होते थे और मोदी जी के साथ बहुत अच्छा संबंध था और फूल प्रसाद उस समय भी भेजे थे। तो आज चुनाव के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के साथ रामकृष्ण मिशन, इवन वाराणसी जहां वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो काशी में भी बहुत बड़ा रामकृष्ण मिशन के साथ वो अटैच्ड है। तो ऐसे नहीं है, मोदी जी पहली बार चुनाव के समय कलकत्ता में आए हैं और चुनाव में आम जनता के ऊपर भरोसा देना चाहते हैं। मोदी गारंटी बोलते हैं, उसमें क्या असर होगा, चुनाव का क्या नतीजा होगा। देखिए, सब लोग यही पूछते हैं कि आप पत्रकार हैं, इतने 40 साल बंगाल कवर कर रहे हैं, तो क्या नतीजा होगा। क्या भाजपा स्वीप कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी वोट हो गया है। मूड ऑफ कोलकाता, मूड ऑफ बंगाल, देयर इज ए परसेप्शन कि इस बार भाजपा आ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आपने कहा कि परसेप्शन है जी, आप प्रेडिक्ट नहीं करें, परसेप्शन है। और क्योंकि परसेप्शन ये है, क्योंकि देखिए पोलस्टार भी जनता, एक मिनट शामिल कर लूं और भी लोगों को इसमें। गार्गी नंदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं। गार्गी जी, रोड शो है, रैली है, भारी भीड़ है, प्रधानमंत्री मोदी वहां पे मंदिर में गए हैं, उसको लेकर भी लोग खुश हैं। नॉर्थ कलकत्ता में इस वक्त वो रोड शो कर रहे हैं। ये देखेंगे कि इसका जो एक प्रेस्टीज वहाँ से जुड़ा है, जो कल्चरल प्रेस्टीज जुड़ा हुआ है, उन सब का कितना असर लोगों पे पड़ता है। लेकिन जहाँ तक बात है ना कि परसेप्शन की लड़ाई है, तो उस परसेप्शन की लड़ाई में इस बार बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि लेकर एक उत्साह है, क्योंकि 2021 के चुनावी नतीजे अगर हम देखते हैं तो 142 सीटों में टीएमसी को 123 और बीजेपी को 18 मिली थी। लेकिन इस बार क्या उम्मीद है? बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। इस बार ये जो 18 है वो आप लोगों को लग रहा है ग्राउंड पर उत्साह देके कि कितनी बढ़ जाएगी सीटें? धनंजय जी। नगमा जी, देखिए, पहले राउंड के चुनाव में हम लोग शतक लगा चुके हैं। जैसे आदरणीय गृह मंत्री जी ने बताया कि जो हम अनुमान लगा रहे हैं 100 से ऊपर सीटें हमारे पास आ चुकी हैं और दूसरे जो राउंड है इसमें दूसरा शतक हम लगाने जा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शो लाइव चल रहा है, आप देखिए जिस नजर से उनको देखा जा रहा है, जो जिज्ञासा, जो उत्कंठा, जो लोगों के हृदय में एक अनुराग दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को, जिस तरह से बेताब और आतुर बंगाल दिख रहा है, माँ काली कलकत्ते वाली के आशीर्वाद से कमल खिलने जा रहा है। आप देखिए कोने कोने से आवाज आ रही है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। बंगाल को जिस तरह से बेरंग बेनूर बेहाल किया गया है, बंगाल अब बम बनाने वालों के खिलाफ जो बंगाल ने बम्पर वोटिंग की है, वो बम्पर वोटिंग इस बात की तस्दीक कर रही है, इस बात की गवाही दे रही है कि भाजपा आ रही है। माँ काली तो बम्पर वोटिंग से आप लोग उत्साहित हैं? बम्पर वोटिंग वजह से आपको लग रहा है कि बीजेपी को ही वोट पड़ा है? स्वयं प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं, टीएमसी प्रवक्ता। वालों के खिलाफ बम्पर, ये जो बम्पर वोटिंग है वो किसके लिए? वोटिंग जो हुई है और जितनी वोटिंग पहले हुई थी 2021 में, उससे करीब 25 लाख लोगों के वोट ज्यादा पड़े। और जो 2021 में कोरोना महामारी थी, सबको पता है कि उस समय जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी मोदी जी आए हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जोड़ा साकू कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो जोड़ा साकू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में रविन्द्रनाथ टैगोर का भी वहीं पे स्थान है जी, ठाकुरबाड़ी, रविंद्र ठाकुरबाड़ी वहां पर है नगमा जी। और वहां की जब बात होती है तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले विधानसभा चुनाव में 97,000 वोटिंग की वोट पोल हुए थे। आउट ऑफ 2 लाख का वोटर लिस्ट था। वो अभी माइनस होकर के वहां वोटर लिस्ट जो अपडेटेड है उसके अंदर में 1,22,000 वोट बचे हैं। करीब 75 से 78,000 लोगों का नाम काट दिया गया है, SIR के माध्यम से काट दिया गया है। कुछ लोग मर गए, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर अच्छा खासा वोट काटा गया है। और 97,000 की पोलिंग हुई थी। अभी इस बार समझ लीजिए 1,05,000 7,000 की पोलिंग हो जाएगी। कोरोना महामारी था, 10,000 ज्यादा की पोलिंग हो जाएगी।
तो परसेंटेज तो बढ़ना है ना। आपने 2 लाख को घटा के एक्चुअल वोटर की स्ट्रेंथ आ गई। ये जो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, हम इस रिफॉर्म के खिलाफ नहीं थे। तृणमूल कांग्रेस का एक एक व्यक्ति कल ही घर घर जाकर के SIR फॉर्म भराया है। हमारी दीदी ने क्या कहा था कि जो हड़बड़ी की जा रही है, 200 से ज्यादा लोग मरे, इसका जवाब तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को देना है। जी वो जनता पूछती है कि बंगाल में आपने 2 लाख करोड़ रुपए ये जो SIR क्या बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं आप इसके खिलाफ भी नहीं थे, उस हड़बड़ी के खिलाफ थी ममता बनर्जी। में SIR से जुड़ा सवाल ही मैं पूछना चाह रही थी कि सेकंड फेज में जो 142 सीटें हैं उसमें SIR से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं, तो इस पे आपको क्या असर दिखेगा कि ये SIR से प्रभावित क्षेत्र भी इसमें हैं? तो क्या कुछ असर, जयंतदा आपका क्या एनालिसिस है SIR का असर? ये बहुत बड़ा इलाका है सेकंड फेज में जहां पर इसका असर है, तो इससे फर्क किस तरह का पड़ेगा? SIR का 3 इंटरप्रिटेशन, 3 बिंदु चल रहा है। मुझे सच अगर कहूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है वो हम एनालाइज कर सकते हैं डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, लेकिन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नंबर 1, बहुत जल्दी बोल रहा हूं संक्षेप में जी। नंबर 1, एक एंटी इनकम्बेंसी, जो भाजपा कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का लहर के लिए इतना बड़ी वोट हुई है, लेकिन एक है कि डिनोमिनेटर जो है, मतलब ये वोट SIR के कारण डिलीटेड होने के कारण जो बेस है वो छोटा हो गया है, तो और उसके लिए डेंसिटी जो है वो बढ़ गया है, परसेंटेज बढ़ गया है। ये भी एक इंटरप्रिटेशन है। और एक इंटरप्रिटेशन मैं जो एडिटोरियल नेशनल डेली में देखा कि लोगों को एक जागरूकता भी पैदा हुआ है। इलेक्शन कमीशन देखिए इस बार वायलेंस फ्री हो रहा है, इसके लिए भी तो आपको मानना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा मुक्त जो 0 टॉलरेंस कहा गया था, मैं मतलब उसको भी देना पड़ेगा। मतलब लोग कहते हैं कि डेविल को भी शेयर देना पड़ता है। अगर इलेक्शन कमीशन आपके लिए डेविल है, ये मुझे मानने में कोई संकोच नहीं है कि एक घटना, कोई इंजुरी भी नहीं है, बॉम्ब नहीं है, विदाउट बॉम्ब 40 साल मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और बंगाल इज माय कप ऑफ टी। ये बड़ी बात है कि बिना किसी बॉम्बिंग के, बिना हिंसा के चुनाव हुआ है। तो आप क्रेडिट देंगे इसको दीपक झा के इलेक्शन कमीशन ने चुनाव ठीक कराया? कांग्रेस प्रवक्ता, 1 मिनट सर, दीपक जी, बिना हिंसा के चुनाव हुआ अभी तक जी, बड़ी बात है। नगमा जी, जो लोग हिंसा करते थे, जो लोग दंगे फसाद करते थे, जो बम फोड़ते थे, वो सारे के सारे गुंडे मवाली सब भाजपा में आ गए हैं। तो जितने शैतान थे, जितने दानवी शक्तियां थे, जितने असली शक्ति थी बंगाल की, वो सारे के सारे भाजपा में आ चुके। सारे दंगा फसाद करने वाले भाजपा में आ चुके। शुभेंदु अधिकारी से लेके आप नाम लीजिए, सारे के सारे नेता भाजपा में आ चुके। तो अब दंगा फसाद वो किससे करेंगे? तो अब दंगा फसाद तो बचा नहीं है। जो दंगा फसाद होने का, तो आप कोई श्रेय नहीं दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव ठीक से करवाया है बिना हिंसा के, आप इसका श्रेय भी नहीं देना चाहेंगे, है ना? आप कह रहे हैं कि बस देखिए चुनाव आयोग पे तो हम लोग महाभियोग की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग पे तो हमें विश्वास ही नहीं है। चुनाव आयोग पे हमने सवाल उठाए थे उसकी नीयत पे। अच्छा चलिए आप बता दिए, ये जो कांटे की लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है TMC और बीजेपी के बीच, और दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। हाँ, इसमें कहाँ पाते हैं आप अपने आप को? देखिए हम अपने आप को, आप अगर कांग्रेस की बात कर रही हैं, आप देखिए पिछले कई सालों से कांग्रेस का वहां पे वर्चस्व लगभग खत्म हो गया था। तो इस बार का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बढ़िया प्रदर्शन कांग्रेस का होने वाला है। लेकिन भाजपा क्या है? भाजपा मोदी जी का चेहरा दिखा रही, भाई अपनी नीति बताओ, अपनी नीयत बताओ, अपने काम गिनाओ, कितने पुल टूटे, कितने सड़क टूट रही है, कितने प्लेन कितने। लेकिन देखिए कि इतने स्टार्स दोनों पार्टी से भर भर के वहां पर पहुंचे हैं। मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद सेकंड फेज में उन्होंने 4 रैलियां की हैं, 1 रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह ने 5 रैलियां की हैं, बहुत सारे रोड शोज, बैक टू बैक मीटिंग्स। ममता बनर्जी ने 5 रैलियां की, 1 रोड शो। ये दूसरे फेज की बात कर रही हूँ। पर राहुल गांधी आपके सबसे बड़े वहां पे प्रचारक रहे होंगे, उनकी सिर्फ 2 रैलियां हुई हैं। आपको अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद फिर भी है, अच्छी बात है। थोड़ा आगे बढ़ती हूँ और बात करती हूँ कि अभी यहाँ पर ऐसे प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है कोलकाता में, तो कोलकाता में 11 सीटें हैं, यहाँ पर अर्बन वोटर भी हैं। ऐसे में आप लोगों का फोकस क्या है, क्या मुद्दे हैं आपके? नगमा जी, पहली बात मैं आपको बता दूं, देश के 5 अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए हैं टोटल। तमिलनाडु में भी हुआ, केरला में भी हुआ, असम में भी हुआ, पुडुचेरी में भी हुआ। मैं वही कह रहा हूँ,
अब पिछले 1 महीने से हम सारे चैनल्स पे, सारे मीडिया बंगाल पे ही बात कर रहा है। किसी दिन तमिलनाडु पे या केरला पे किसी चैनल ने डिबेट नहीं किया है और आपके चैनल ने भी नहीं किया होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं। तो 5 राज्यों में राहुल गांधी जी की 5 जगह रैलियां हो रही है, 5 जगह जा रहे हैं राहुल गांधी जी। अब रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी के पास भी पूरा सरकारी तंत्र लगा रखा है। मोदी जी तो चुनाव से पहले भी चलिए ये एक्सक्यूजेस से कोई फायदा नहीं है। बंगाल में चुनाव में आप लोग अपने को कहां पाते हैं, मैं ये पूछ रही थी। और प्रोफेसर गार्गी नंदी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, इसका थोड़ा राजनीतिक विश्लेषण कर लें एक बार कि अभी जो सीटें हैं 142, ये लगभग आधी विधानसभा हैं। इसमें कहा जा रहा है गार्गी जी की जो मटुआ वोटर्स हैं और जो महिला वोटर्स हैं उनका बड़ा असर रहेगा। क्या आप सुन पा रही हैं गार्गी जी? तो मैं आपके पास आऊंगी। अभी सुनाई दे रही है, मुझे प्लीज रिपीट कीजिए, क्योंकि जो जिन्होंने बोला ना बाकी लोगों की आवाज मुझे ठीक से नहीं आया। अभी अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो मैं कह रही हूँ कि अभी 142 सीटें सेकंड फेज में है, लगभग आधी विधानसभा। इसमें कहा जा रहा है कि जो मटुआ वोटर्स हैं, कम समुदाय है और महिला, इनका असर बहुत देखेगा। आप इनका असर कहाँ देखती हैं? क्या आपको लगता है कि असर पड़ेगा सेकंड फेज में? SIR के the question is SIR का क्या इफेक्ट होगा? Is that the question? I am talking about the women voters, महिला और मटुआ समुदाय। ओके। पहली बात तो यह है कि देखिए सेकेंड फेज जो है नगमा, सेकेंड फेज बीजेपी के लिए एसिड टेस्ट है। ये मैं शुरू करती हूँ इससे, क्योंकि सेकेंड फेज में जो भी सीट्स है साउथ बंगाल में वो टीएमसी की जो कैडर है, संगठन है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इस बार 2 फैक्टर बहुत काम कर रहे हैं। जो सेकेंड फेज में जो एक फैक्टर ऑब्वियसली हिंदू वोट कॉन्सिडरेशन है, दूसरी बात है जो फेक वोटिंग्स काफी कम होगा। मतलब जो छप्पा वोटिंग होती थी ना, इस बार वो तो कम ही होगा, नेग्लिजिबल होगा। क्योंकि अभी देखिए जो डायमंड हार्बर में अभी 5 लोगों की सस्पेंशन हो गई, क्योंकि डायमंड हार्बर जो साउथ 24 परगना, जो अभिषेक बैनर्जी भाईपो का जो बैस्टियन है ना, वहां पे कैसे वोटिंग होती थी सबको पता है। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, वोटर्स के घरों की इलेक्ट्रिसिटी काट दिया जाता है। तो वहां पे जो पुलिस ऑफिसर्स उनको हेल्प करते थे, तो 5 पुलिसों की, इवन आईपीएस ऑफिसर की सस्पेंशन हो गई। तो यहाँ पे हम लोग आशा कर सकते थे एटलीस्ट फेयर वोटिंग हो गई काफी हद तक। दूसरी बात, महिलाएं, देखिए वी कैन नॉट डिनाई कि लक्ष्मी भंडार जो है उसके लिए महिलाएं कुछ जाएगी टीएमसी के लिए, वी कैन नॉट डिनाई दैट। लेकिन महिलाएं ऐसे भी है नगमा जिनको अपने बेटों के लिए काम भी चाहिए, अपने बेटी के लिए काम चाहिए, उद्योग चाहिए बंगाल में। क्योंकि हमारे वहां पे ऐसे जगह है जो ऑलमोस्ट वृद्धाश्रम बन गए, क्योंकि सारे जो यंगस्टर्स है वो बाहर चले गए हैं काम के लिए। तो महिलाएं 1000 रुपया, कुछ तो महिलाएं सोच रही होगी ना, उनको 1000 रुपया चाहिए या चाहिए कि अपने बच्चे वहाँ पे काम करें। तो जो आज ये सोच रहे हैं वो महिलाएं जरूर बीजेपी की तरफ आएंगे, कुछ कोर वोटर्स जाएंगे टीएमसी के साथ। और लेकिन ये जो उनका जो फॉल्स वोटिंग जो होता था वो काफी हद तक कम होगा। फॉल्स वोटिंग जो है वो कम होगा। और जो हार्डकोर वोटर्स हैं बीजेपी के, माना जा रहा है धनंजय जी के अपर कास्ट वोटर्स, जो सवर्ण वोटर्स हैं वो बीजेपी के होंगे। एक मुस्लिम वोटर्स लगभग 36 से 38% बताया जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स हैं और वो एन ब्लॉक वोट करेंगे एक मुश्त, और वो ऐसा माना जा रहा है, कयास लग रहे हैं। लेकिन इस बार मुस्लिम वोट्स कुछ आईएसएफ में भी जाएंगे। अच्छा, आपने नौशाद सिद्दीकी की पॉपुलैरिटी देखा? देखिए भांगोर तो आईएसएफ को जा रहा है। कल मैंने नौशाद की बासंती, कैनिंग, यहाँ पे भी देखिए क्या भीड़ है। और दीदी की अगर आपने मीटिंग देखा हो भवानीपुर में, लोग नहीं आ रहे दीदी की मीटिंग में, खाली है। दीदी छोड़ के चली जा रही है। गार्गी जी, आप ये कह रही हैं कि मीटिंग में लोग नहीं आ रहे हैं, पर जो टीएमसी प्रवक्ता है वो इस पर क्या कहेंगे? क्या मीटिंग भवानीपुर की जो लड़ाई है वो आप इस वक्त में ममता बनर्जी के लिए वहां पर मुश्किल है? स्वयं प्रकाश जी, भवानीपुर की लड़ाई ममता बनर्जी बनाम शुवेंदु अधिकारी है, वहां पे डिसाइडिंग फैक्टर्स। एक मिनट गार्गी जी, स्वयं प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं जो टीएमसी प्रवक्ता है, मैं उनसे पूछ रही हूँ क्या भीड़ नहीं आ रही है वहां पे ममता बनर्जी दीदी के रैलीज में, और वहां पे क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं? एक बहुत बड़ा वहां पे मिडिल क्लास है जिसके ऊपर एक बड़ा वर्ग है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह की वोटिंग होगी। महिला सिक्योरिटी वहां पर मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, और इसी को दोनों साधने की कोशिश कर रहे हैं।
नहीं देखिए, एकदम महिलाओं के लिए देखिए देश के अंदर में एक चिंतनीय विषय है कि आज के दिन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और पूरे भारत के अंदर में 81 बलात्कार रोज हो रहे हैं, 81 बलात्कार। मगर जब देश का गृह मंत्री प्रधानमंत्री उस बलात्कार की बेटी के ऊपर में अपनी चुनावी रोटियां सेकते हैं तो बंगाल की जनता उसका जवाब देगी। लेकिन भवानीपुर की बात कीजिए, जो अभी कह रही थी गार्गी नंदी की ममता बनर्जी की रैलीज में वहां पे भीड़ नहीं आ रही है, आपको भवानीपुर का क्या मूड लग रहा है? सुनिए ना, भीड़ आ रही है कि नहीं आ रही है तो आप गार्गी नंदी से पूछने से बेहतर है आप अपने जो मीडिया रिपोर्टर ग्राउंड में घूम रहे हैं उनको पूछ लीजिए कि ममता बनर्जी, सुनिए, ममता बनर्जी जो रैली कर रही है वो अपनी विधानसभा में छोटी छोटी गलियों में नुक्कड़ सभा कर रही है। आपको उसमें हजारों लोग वहीं के आते हैं, ये आपको नहीं पता है। और मोदी जी के लिए पूरे पश्चिम बंगाल से जनता आ रही है। योगी जी ने एक मीटिंग की सत्यनारायण पार्क में, सुन लो, फिर आपके इम्पोर्टेड जो एमपी है महुआ मोइत्र, उन्होंने गुजरातियों के बारे में कुछ भी बोल दिया, भूल गए कि भवानीपुर में एक वोटर गुजराती है, भूल गई थी आपकी इम्पोर्टेड एमपी। ये भी प्रॉब्लम है ना। मैं बोल देता हूँ, सुन लीजिए। वहां पे रहने वाले गुजराती जब डांडिया करते हैं ना तो बचपन से ममता बनर्जी उपवास बड़ी हुई है डांडिया करते हुए। जैन समाज के लोग को जैन जिनेंद्र बोल करके उनके लिए क्या क्या किया है ममता बनर्जी ने, उस समाज के लोगों से पूछिए। राजस्थान के लोगों के लिए गवर्जा द्वार बनाया है। हिंदी भाषी जो हमारे पूर्वांचल के लोग हैं उनका लिट्टी चोखा महोत्सव बनाया जाता है। पूरे देश के लिए इस बात करने वाली नेत्री का नाम ममता बनर्जी है, जो इंक्लूसिवनेस की बात करती है। और ये जो विभाजनकारी शक्तियां हैं जो हिंदू का भय दिखाकर लोगों को सुबह से शाम भय भय भय, हिंदू खतरे में है। कैसे खतरे में है भाई? 100 करोड़ हिंदू इस देश के अंदर में, मुझे बता दीजिए। अगर आप राजनीति करने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो यह धर्म की बात है इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की। गृह मंत्री बोलता है उल्टा करके लटका दूंगा। अरे ये क्या भाषा है? अनपार्लियामेंट्री भाषा बोल रहे हैं आप एक रिस्पॉन्सिबल पद पर बैठे हैं, उल्टा करके लटका दूंगा। और राकेश सिंह जैसे गुंडों को आप टिकट देते हैं, 71% दागी गुंडों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी है और बोलती है हम उल्टा लटका देंगे। देखिए, हमारे नेताओं ने क्लियर कहा है कि हम ममता बनर्जी की मीटिंग जहां चल रही थी वहां पर एक बाइक बॉक्स लग रहा था जिसमें बीजेपी की मीटिंग चलवा करके, क्योंकि प्रशासन इनके हाथ में है। आज जब से एसआईआर चालू हुआ है 6 महीने, ये बोलते हैं 45 दिन के अंदर में बॉर्डर सीलिंग कर देंगे। पिछले 6 महीने से प्रशासन आप अपने कंट्रोल में रखे हैं। नाम की मुख्यमंत्री है सिर्फ ममता बनर्जी, और जो आपने करवाया सब स्क्रिप्टेड काम करवाती है। देश को बदनाम, बंगालियों को 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। अब बीजेपी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहती है। गार्गी जी आप भी बोल लीजिए। धनंजय गिरी, हाँ उनको मैं नगमा, मैं उनको थोड़ा सा जवाब दे दूं। मुझे शुरुआत सुनाई दिया था, बाद में नहीं सुनाई दिया था, वेरी ऑनेस्टली। तो उन्होंने जो हिंदू खतरे है बोला था ना दादा, आज से 1 साल पहले क्या हुआ था मुर्शिदाबाद में? क्या दिक्कत हो रही है भाई? तुम इसको बात है अपने आप लोग जाके दंगा नहीं करते, सबको दंगा करवाया जाता है। दंगा सुनिए, 2.5 लाख मिलिट्री फोर्स उतार दी गई है लोगों को कि सेंट्रल करके लटका देंगे। धनंजय गिरी जवाब देना चाहेंगे? उल्टा करके लटका देंगे गृह मंत्री कहते हैं। गार्गी जी 1 सेकंड, आपको आवाज भी कम आ रही है, मैं थोड़ा से के लिए रोक रही हूँ आपको। जो उन्होंने पूछा अभी उसका जवाब धनंजय गिरी आप दे दें। इस तरह की भाषा बोल रहे हैं वहां पर गृह मंत्री। नगमा जी, सबसे बड़ी बात है कि किसके लिए क्या क्या किया है बता रहे थे। सिर्फ ये बताना भूल गए कि वहां दुर्गा पूजा के भसान के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। दुर्गा पूजा के भसान के लिए कोर्ट से ऑर्डर लिए बिना आप अपने दुर्गा माता की पूजा नहीं कर सकते, अपने रिचुअल्स नहीं कर सकते। और उससे बड़ी बात की तारकेश्वर डेवलपमेंट बोर्ड टीडीपी का चेयरमैन फिरहाद हकीम क्यों है एक दूसरे धर्म को मानने वाला व्यक्ति तारकेश्वर महादेव शिवलिंग के स्वयंभू मंदिर का क्यों चेयरमैन बना हुआ है? ये नहीं बता सकते। अगर इतना ही सेकुलरिज्म के सुरमा बने हुए हैं तो हज कमेटी का चेयरमैन किसी हिंदू को बना दीजिए। तो कह रहे हैं कि इंक्लूसिवनेस की पॉलिटिक्स है ये, इसलिए है जिस निर्ममता सबको साथ लेके चलते हैं। बना दीजिए हज कमेटी का चेयरमैन किसी हिंदू। अब मैं जवाब देता हूं। बनाइए हज कमेटी का चेयरमैन हिंदू। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। स्वयं प्रकाश जी इसका जवाब देना चाहते हैं जो आपने पूछा है। जवाब दे दूं तो आपको दिक्कत है क्या? मेरा जवाब इतना सा है, आप मुझे बताइए इस देश के अंदर, अरे ये चिल्लाएंगे तब नहीं जवाब दे पाऊंगा। आप जनता को सुनने देंगे? ठीक है, पूरी बात कहिए। इनका ऑडियो डाउन करिए, नहीं, स्वयं प्रकाश जी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। बोलिए धनंजय जी। इनके समय में नहीं बोला। बोलिए आप और क्या पूछना चाहते हैं?
बंगाल में आप 37% ऐसी सीटें खाली महिलाओं पर बंगाल में। बंगाल जो तीसरे पायदान पर था सबसे निचले पायदान पर है। संदेश खाली से आर्चेकर से लेकर के जो महिलाओं के साथ शाहजहां शेख के अत्याचार और कुकर्मों के काली के दास्तान पूरे बंगाल में है। महिलाएं वहां घर से निकलने से डर रही, बहु बेटियां बाहर आने के लिए हो गया। चलिए, आपने ये जो बातें कही हैं, चूंकि सत्ता में टीएमसी थी, इनका जवाब सुन लीजिएगा। स्वयं प्रकाश जी जवाब दीजिए, मैं रोक रही हूँ। धनंजय जी, अब धीरज से थोड़ा जवाब सुन लीजिए। आपने जो कहा ममता बनर्जी के बारे में, यहाँ की सरकार के बारे में कि यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है, आपको बता देता हूँ एनसीआरबी का डाटा पढ़िए। 6000 से ज्यादा बलात्कार डबल इंजन की सरकार राजस्थान में है। 1 2 3 4 5 6 सुन लो मेरे भाई, सुन लो। आनंदो जैन तो घोषणा जी बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए। आप दोनों आंकड़ों पे लड़िएगा। बात उन्होंने तारकेश्वर बोर्ड की भी पूछी थी कि कहाँ पर दूसरे धर्म का व्यक्ति क्यों अध्यक्ष है। ये सच मैं बताता हूँ, उसका जवाब मैं बताता हूँ। इस देश का राष्ट्रपति जब हुआ, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ममता बनर्जी ने भी सपोर्ट किया था उस समय। आप भूल रहे हैं, मुसलमान के नाम पर अगर वो मुसलमान है और इफ ही इज एलिजिबल, वो पद पर रह सकता है। Who was the PWD मिनिस्टर? अरे सुन लो मेरे बात, उसका जवाब। अरे खत्म तो होने दो, मेरी बात खत्म नहीं हुई, ये बीच में है। लेकिन अरे सुन ले मेरे भाई, जब टीडीपी की आ रही है, डेवलपमेंट बोर्ड की आ रही है, तब सवाल उठता है। हम रिचुअल्स करने के लिए धनंजय जी, उन्होंने इसका जवाब दिया है, आप सुन लीजिए। धनंजय जी, उन्होंने इसका जवाब दिया है कि अगर वो एलिजिबल है, किसी भी धर्म का हो, संविधान नहीं रोकता कि आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ धनंजय जी, आप कि जो मुसलमान वोटर्स है वहां पर 36 से 38%, आप लोगों को उम्मीद है कि कुछ आपके साथ भी आएंगे इस बार, या आप मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे टीएमसी में जा रहे हैं सेकंड फेज में? कहा मैं उसी से शुरू करता हूँ। हाँ? बस तू उन्हीं की बात से शुरू करता हूँ। नगमा जी आपने नहीं होने दिया। नगमा जी, मैं उन्हीं की बात से शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा अब्दुल स्वयं प्रकाश जी प्लीज एक मिनट रुक जाइए, बात सुन लीजिए। अब्दुल कलाम आजाद की बात कही, अब्दुल कलाम आजाद से बात शुरू करता हूँ। स्वयं प्रकाश जी सुन लीजिए, अब्दुल कलाम आजाद की बात शुरू करता हूँ। मुसलमान अगर कलाम है तो उसको हमारा सलाम है, अगर वीर अब्दुल हमीद है तो उस पर हम कुर्बान है, अगर अशफाकुल्लाह खान है तो उस पर न्यौछावर हमारी जान है। और इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क के माटी से जुड़कर मोदी जी के नेतृत्व में अपने मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने के लिए ललायत है। इस मुल्क का मुसलमान भी जान रहा है कि आप उसको वोट के नाम पर ठग रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस क्या कर रही है? तृणमूल कांग्रेस तोलाबाजी कर रही है, जो गुंडागर्दी कर रही है, जो आपराधिक तत्वों को बढ़ाई दे रही है। आम मुसलमान अपने मुस्तकबिल को जो आगे लेना चाहता है, मोदी के साथ जुड़ना चाहता है, मुल्क के साथ आपको जोड़ना चाहता है, जानता है मनी कल्चर वाले हैं, आप दंगा फसाद वाले हैं, आप बम बनाना चाहते हैं, आप मुसलमान को पंचर छाप रखना चाहते हैं, मुसलमान के एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान देना चाहते हैं, मुसलमान के मुस्तकबिल को भी उसका मकाम तक। अगर आप दोनों की हिंदू मुसलमान लड़ाई खत्म हो गई होगी तो मैं बीच में और भी लोगों को शामिल करना चाहती हूँ, और मैं बात करना चाहती हूँ इस समय जयंत घोषाल से कि ये जो मुसलमानों को लेकर लड़ाई हो रही है और वो बोल रहे हैं कि तारकेश्वर बोर्ड का हेड जो है वो क्यों कोई मुसलमान हो सकता है, और लेकिन उसका जवाब भी ये है कि कहाँ पे ये कोई कानून है क्या कि किसी दूसरे धर्म का कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता। लेकिन इससे आगे बढ़िए बात, जयंतदा ये बताइए कि इस बार जो वोटर्स हैं बीजेपी के, जो अपर कास्ट है वो तो बीजेपी के वोटर हैं, एससी वोटर्स 23 से 25% बताए जाते हैं सेकेंड फेज में, जिसको दोनों बीजेपी और टीएमसी साधने की कोशिश में है। क्या कुछ मुसलमान वोट भी बट रहे हैं इस बार बीजेपी के लिए? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि जो पश्चिम बंगाल में जो मुसलमान समाज है वो बीजेपी के लिए वोट करेंगे। मुस्लिम वोट स्प्लिट होगा या नहीं, क्योंकि जैसे कांग्रेस में, लेफ्ट में या आईएसएफ इंडियन सेकुलर फ्रंट में जाएगा या नहीं वो देखना है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मुस्लिम वोट में ज़्यादा स्प्लिट होगा, क्योंकि ये जो भाजपा का जो एग्रेसिव कैंपेन है, और ये ऐसे भाजपा का रुख मैंने कभी नहीं देखा पश्चिम बंगाल में। ये जो भाजपा का जो अप्रोच है ना, और ये हिंदू मुस्लिम भाजपा का इस बार चुनाव का जो रणनीति है, उसमें सिर्फ हिंदुत्व नहीं है। 2021 में हमने देखा था जय श्री राम 2019 में जय श्री राम बोलने से थोड़ा फायदा मिला था। इस बार क्या बदलाव है? लेकिन इस बार देखिए परिवर्तन का नारा और ममता जी का नाम मतलब 1-2 बार आ गया है और उसमें भी कंट्रोवर्सी हुआ, लेकिन ब्रॉडली जो स्ट्रैटेजी है
वो इवन अमित शाह जी ने रैली में बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को परिवर्तन करना मेरा उद्देश्य नहीं है और पश्चिम बीजेपी परिवर्तन पर क्या नहीं करना काउंटर, आपने कहा ना कि मुसलमान वोट स्प्लिट नहीं होगा, मैं आपसे पूछूं क्या काउंटर पोलराइजेशन, क्या हिंदू वोट एकजुट हो रहा है बीजेपी के लिए? आपका कास्ट बहुत अच्छा सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जो काउंटर हिंदू वोट जो 70% है, जिसका लगभग 45% मिल गया था, इस बार सेकेंड फेज में फर्स्ट फेज के बाद ये जो अभी कारपेट बॉम्बिंग हम लोग कहते हैं ना, कहाँ नड्डा जी, कहाँ मतलब सिर्फ मोदी अभी ये जो हो रहा है, ये हिंदू वोट को, और देखिए कालीघाट, ठनठनी कालीबाड़ी, ये सब एक ही लक्ष्य है कि हिंदू वोट जो है वो काउंटर जो ध्रुवीकरण वो पश्चिम बंगाल में जो एंटी इनकम्बेंसी के साथ भद्रलोक हिंदू भी पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए, लेकिन हम फाइनल वर्ड नहीं कहेंगे क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था और ममता जी ने संगठन और उनके जो पोल स्टार भी गलत निकला था, पोलस्टार भी गलत, पोलस्टर्स अक्सर गलत निकल रहे हैं और जो प्रेडिक्शंस हैं वो सही नहीं, सब डर रहे हैं बोलने से कि होना क्या है, जनता का मूड बताया नहीं जा सकता। आप सब बने रहे हमारे साथ में, आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में रोड शो कर रहे हैं और ममता बनर्जी भी आखिरी चरण के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। भवानीपुर में आज वो पदयात्रा कर रही हैं। मनोरंजन भारती हमारे सहयोगी वहां पर हैं, इस पदयात्रा की एक झलक मनोरंजन दिखा रहे हैं हमें। भवानीपुर में ममता बनर्जी की पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी अपने चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में पैदल निकल पड़ी है। ममता बनर्जी का इसी तरह से पदयात्रा जो है वो लगातार चलते रहता है, वो कभी गाड़ी में नहीं बैठती हैं, वो इसी तरह से निकल पड़ती हैं। उनके साथ आप देख सकते हैं ममता बनर्जी की भवानीपुर में इस बार जो है शुभेंदु अधिकारी से अच्छी टक्कर मिल रही है। इसी यही वजह है कि वो लगातार जो है इस ढंग की पद यात्रा करती रहती हैं। देखिए लोगों के साथ मिलना जुलना, ये ममता बनर्जी का स्टाइल है। वो तेज तेज चलती रहती हैं और इसी तरह से लोगों के साथ लोगों का हुजूम भी चलते रहता है। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर जो कि उनके इंतजार में खड़ी हैं। देखते हैं कि वो यहाँ पे आती हैं या नहीं आती हैं। वीडियो भी जो है महिलाएं लगातार बना रही हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए छतों पे लोग हैं, बालकोनी से लोग जो हैं वो ममता बनर्जी को हाथ हिला रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये देखिए, ये जो यहाँ पे महिलाएं खड़ी थी वो ममता बनर्जी को ग्रीट करते हुए जय बांग्ला के नारे जो हैं उनके समर्थक लगा रहे हैं। इस बार ममता बनर्जी ने जो है, और गाना भी बजते रहता है उनका, जिसमें कि वो कहती है कि जितना करोगे हमला उतना जीतेगा बांग्ला। तो देख सकते हैं इस ढंग से ममता बनर्जी का ये पदयात्रा जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जयंत घोषाल और गार्गी नंदी, दो तस्वीरें, प्रधानमंत्री का रोड शो लेकिन ममता बनर्जी की पदयात्रा। जयंत घोषाल, ममता बनर्जी का स्टाइल है, वो पदयात्रा करती हैं, पैदल जाती हैं, लोगों से मिलती हैं छोटी छोटी जगहों पे और पर्सनल कनेक्ट है ममता बनर्जी का। देखा आपने तस्वीर? देखिए मनोरंजन जी जो बोल रहे हैं वो सही, बिल्कुल सही है। ममता जी सिर्फ पदयात्रा नहीं, इस बार भवानीपुर में जो गली गली में जो बाई लेन है, जहां कैमरा लेके मीडिया टीम लेके जाना भी मुश्किल हो रहा है। जी जी। मैं खुद कलकत्ता में हूं, कोशिश किया था। क्या है, हाउसिंग में जा रहे हैं तो एक एक अपार्टमेंट में हाउसिंग में कितने फ्लैट्स हैं और एक एक फ्लैट में जाके पर्सनली आउटरीच करना, ये भी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। तो धनंजय जी, ये जो डिफरेंट स्ट्रैटेजी है इसकी कार्ड क्या है? पर्सनल एक एक घर जाती है, मिलती हैं वो, और वो रोड शो नहीं कर रही। देखिए नगमा जी, चुनाव में हर आदमी को अपना प्रचार करने का अपना तरीका है, लेकिन दूसरी बात, आप दो बातें देखिए ध्यान से। अगर ममता बनर्जी के 2-3 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया कि मुझे किसी पद की कोई आकांक्षा नहीं, यानी कि उन्होंने मोटे तौर पे ये मान लिया, स्वीकार कर लिया, उनके पास भी फीडबैक आ रहे हैं
कि वो चुनाव बुरी तरह से हार रही है। पिछली बार भी उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने हराया था, इस बार भी वो जान रहे हैं कि चुनाव बुरी तरह से हार रही है, इसलिए कम से कम अपनी सीट बचाने के लिए प्रयास तो करेंगी। दूसरा, हमारे ये अभी कैसे कह सकते हैं कि वो चुनाव बुरी तरह से हार रही है? जैसा अभी भी जयंत दा ने कहा कि अब ये कोई नहीं कह सकता, पोलस्टर्स भी डर रहे हैं। स्वयं प्रकाश जी जवाब देंगे आप इसका? अब देखिए, मेरे वक्त खत्म हो रहा है, जवाब ले ले, मैं जवाब ले ले एक बार। स्वयं प्रकाश बोल रहे हैं, आपने कहा कि ममता बनर्जी हार रही है। भ्रष्टाचार की वजह से भवानीपुर से ममता बनर्जी हार जाएगी तो स्वयं प्रकाश पुरोहित राजनीतिक रूप से संन्यास ले लेगा। कभी भी आपके साथ टीवी चैनल में बहस करने नहीं आऊंगा, ये दावे के साथ कहता हूं। कम से कम 35,000 वोटों से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी जीतते जा रहे हैं। भवानीपुर रही बात नंदीग्राम से भी हारने जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, ये आप सुन लीजिए। वो वहां से जैसे अमेठी में स्मृति ईरानी को हराया गया था, ठीक वैसे ही वहां दल का एक कार्यकर्ता उसको हरा देगा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की 50 सीटें नहीं आ रही है, बात कर रहे, सारा नैरेटिव सेट किया हुआ है। बांग्लादेश के वीडियोस दिखाए जाते हैं कि यहाँ हिंदू खतरे में है। आप सोचिए किस मानसिकता के साथ पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा जा रहा है। 800 से ज्यादा, आप सोचिए कितने लोगों की यहाँ पर 200 लोग मरे, करीबन 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। उसके बाद आज तबादले हुए 483 अफसरों के। आपने कहा है ना कि अगर भवानीपुर में ममता बनर्जी हार गई तो फिर धनंजय जी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास इतना ही समय है, मैं अभी रोक रही हूँ आप तमाम लोगों को। और एक हेडलाइंस आपको दोबारा बताते, एक ब्रेक लेंगे, वक्त अभी नहीं है और भी इस पर चर्चा करने का बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे भी वोटिंग में उसके बाद सब साफ होगा, कौन सही कौन गलत, क्या चला क्या नहीं चला।